Okay, people, we are going to start with a new chapter of the living world in bio. और लिविंग वर्ल्ड बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज़ लिविंग वर्ल्ड? तो ऑब्वियसली जो आपका प्लांट और एनिमल्स का लाइफ होगा दैट विल बी लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। सो इस लिविंग वर्ल्ड में कैसी चीज़ें भाई साहब विस्तारित रूप से हैं, वी आर गोइंग टू कवर अप दैट चैप्टर। एक बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है बायोलॉजी में, बट दिस इज़ द स्टार्टिंग चैप्टर, लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, विचारेंगे और समझेंगे भाई साहब व्हाट इज़ बेसिकली द लिविंग वर्ल्ड। तो डाइवर्सिटी भाई साहब पहले समझते हैं। द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंजेस बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। भाई साहब देखिए कितने सारे स्पीशीज हैं अलग अलग तरीके के, ठीक है। अलग अलग एनिमल और प्लांट स्पीशीज, आपका नंबर कितना है देखो, 1.7 to 1.8 मिलियन, एंड दिस इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब बायोलॉजी में हमारी इतनी डाइवर्सिटी है, इतने टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं, इतने टाइप्स ऑफ टोटल प्लांट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, द स्पीशीज इज अप्रॉक्सीमेटली 1.7 to 1.8 मिलियंस। आर वी क्लियर? बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। सो नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, so this is basically called biodiversity. What is biodiversity? How much is the number and what is the types of the plants and animals which are present in earth, that is called biodiversity. Are we clear? बहुत बढ़िया, ठीक है। सो तमाम तरीके के मतलब छोटे छोटे एमोइबा और आपके भाई साहब पैरामोशियन से लेके बड़े बड़े वेल्स तक, ठीक है, ऑल दीज आर बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दे हैव डिफरेंट साइजेस एंड दे आर डिफरेंट फॉर्म्स एज वेल, ठीक है। When explored in new areas and in old ones, new organisms are continuously being identified. तो जो नए organisms हैं उनको हम continuously identify कर रहे हैं भाई साहब। Explored in new areas and in old ones, तो जो नए एरिया हैं प्लस जो आपके ओल्ड एरियाज हैं तो हमको दिखेंगे काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। सो ये अगर आप देखोगे नए नए एरियाज़ में जाके या ओल्ड एरियाज़ में जाके हम काफ़ी सारे एक्सप्लोर करते हैं तो हमको काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। सो हाउ टू आइडेंटिफाई न्यू ऑर्गेनिजम्स? लेट्स बिगिन। आइडेंटिफिकेशन नॉमेनक्लेचर होती है, ठीक है। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर इज बेसिकली अ सिस्टम ऑफ नेमिंग कंपाउंड्स वेदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। एक पर्टिकुलर सिस्टम को हम फॉलो करते हैं। इसी तरह से बायोलॉजी में भी आपका नॉमेनक्लेचर है, मतलब जितने भी आपके स्पीशीज़ हैं उनका नामकरण एक सर्टेन प्रोसेस से होगा, ठीक है। सो अर्लियर प्लांट्स एंड एनिमल्स वेर आइडेंटिफाइड बाय देयर लोकल नेम्स। डॉग एक लोकल नेम है, कुत्ता एक लोकल नेम है, कुक्कुर एक लोकल नेम है। मराठी में क्या बोलते हैं? कुत्ता ही बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग भाषाओं में देखो लोकल नेम्स हैं, लेकिन बायोलॉजिकल नेम ये नहीं है। डॉग भी बायोलॉजिकल नेम नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ टाइग्रस इंडिका, व्हाट इज इट? टाइग्रस इंडिका इज टाइगर, ओके। बोस बुबालिस, बोस इंडिका क्या होगा? दैट इज बेसिकली काउ, ठीक है। बोस बुबालिस इज बेसिकली बफेलो। तो इस तरह के आप सोच भी नहीं पाएंगे, अरे बाप रे ये क्या नाम है, ठीक है। सो यस, आपका जो बायोलॉजिकल नेम है उसका एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है। हमने ये बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर इसलिए किया है ताकि पूरे वर्ल्ड में देखो, जब मैं डॉग बोल रहा हूँ तो एक रशियन को नहीं समझ में आएगा, जब मैं आपका कुत्ता बोल रहा हूँ तो एक अमेरिकन को नहीं समझ में आएगा, ठीक है। सो वी नीड टू हैव अ कॉमन नेम इन बायोलॉजी। वैसे अगर मैं टाइग्रिस इंडिका भी बोलूँ तो भी नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर बायोलॉजी के टर्म्स में देखें हम तो हमारे कुछ कॉमन नेम्स जो हैं वो नहीं लेंगे हम, हमारा जो साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर होगा वो लेंगे, ठीक है। सो अर्लियर प्लांट्स एंड एनिमल्स वे आइडेंटिफाइड बाय द लोकल नेम्स। लोकल नेम्स ऑलवेज क्रिएट कन्फ्यूजन। कहीं पे कुत्ता बोल रहे हैं, कहीं पे डॉग बोल रहे हैं, कहीं पे कुकुर बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमेशा एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। सो लोकल नेम्स वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड विद इन एवरी कंट्री। हर एक कंट्री में लोकल नेम्स भाई साहब डिफरेंट होंगे, ठीक है। प्लेस टू प्लेस भी भाई साहब आपका डिफरेंट होगा। सो दे विल वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एज वेल एज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। एग्जाम्पल, मिलेट इन हिंदी इज कॉल्ड एज मंडुआ, ठीक है। तमिलनाडु इट इज कॉल्ड एज केलवागुरु एंड तेलुगु इट इज नोन एज रागुलू, ठीक है। तो अलग अलग नामों से भाई साहब जाना जाता है। एक इंडिया में ही इतना कन्फ्यूजन हो जाएगा तो बाहर की कंट्री तो छोड़ दो, ठीक है, ओके। तो मिलेट है बेसिकली जो हमारे फूड क्रॉप्स में आता है, इसके अलग अलग नाम आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो यू विल गेट बेसिकली, आप भाई साहब राइस ले लो, राइस को आप क्या बोलते हो? चावल, बंगाली में बोला जाता है भात, ठीक है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से हम इसको बुला रहे हैं। इंग्लिश में राइस बोल रहे हैं हम, ठीक है। हेंस देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेम्स।
तो बहुत ज़रूरी है कि हम नेम्स को क्या करें, स्टैंडर्डाइज कर दें ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सो दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक ही नाम से भाई साहब वो जाना जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइज करना बहुत ज़रूरी है द नेम्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सो दैट द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आपका भाई साहब, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे भाई साहब, नॉमेनक्लेचर, नामकरण। नॉमेनक्लेचर प्रोवाइड्स साइंटिफिक नेम टू आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो हम यहाँ पे साइंटिफिक नाम दे रहे हैं, ठीक है। किसी ऑर्गेनिज्म को क्या दे रहे हैं भाई साहब, एक साइंटिफिक नेम, आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये नाम जो है तो सेम रहेगा। नॉमेनक्लेचर इज पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड प्रॉपर्ली एंड एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड। एक बार एक ऑर्गेनिज्म को अगर आपने प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई किया है तभी जाकर उसका नामकरण कर सकते हैं साइंटिफिक कम्युनिटी में, ठीक है। ओके, आइडेंटिफिकेशन इज टू डिटरमिन वेदर द कलेक्टेड ऑर्गेनिज्म इज ऑलरेडी नोन और एग्जिस्टिंग और एंटायरली न्यू वन, ठीक है। पहले से ही हम इसका नाम जानते हैं जो हमने अभी देखा है, या ये एग्जिस्ट करता था पहले ही रिकॉर्डेड है, या एकदम नया है, इसको पहले हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया है, ऑब्जर्व ही नहीं किया है, तो ये हमको देखना पड़ेगा। तो ये जो करेगा उसको बायोलॉजी का पूरा नॉलेज होना चाहिए तभी ये कर सकता है, ठीक है। सो द आइडेंटिफिकेशन इज टू डिटरमिन वेदर द कलेक्टेड ऑर्गेनिज्म इज ऑलरेडी नोन और एग्जिस्टिंग और एंटायरली अ न्यू वन, तीनों हो सकते हैं भाई साहब, ठीक है। तो आप जब ऑर्गेनिज्म को ऐसे देखते हैं तो ये सारा नॉमेनक्लेचर होता है। कोई बुक को रेफर कर रहा है कि हाँ भाई साहब ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है कि नहीं, कोई इंटरनेट पे देख रहा है, फिर आपका भाई साहब उसका नामकरण हो रहा है। सो दैट इज हाउ नामकरण होता है भाई साहब किसी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। इन प्लांट्स आइडेंटिफिकेशन कैन बी डन डायरेक्टली कंपेयरिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स विद इट्स ऑथेंटिक हर्बेरियम स्पेसिमेन। अभी आप हर्बेरियम क्या है वो पढ़ेंगे। हर्बेरियम बेसिकली क्या होता है, आपने वो देखा है भाई साहब, वो गाने के वीडियोस आते हैं, किसी ने किसी को गुलाब का फूल दिया भाई साहब, उसने भाई साहब डायरी में वो गुलाब का फूल रखा, ठीक है, उसकी याद में, ठीक है। तो वो बेसिकली है क्या, वो गुलाब का फूल चपट जाएगा ना भाई साहब डायरी के बीच में और बहुत सालों तक वैसे ही रह जाएगा। तो हर्बेरियम जो होता है वैसे सैम्पलिंग होती है, ठीक है। साइंटिफिक कम्युनिटी में जो भी आपके प्लांट्स हैं, जो उनके पत्ते हैं, जो उनके फूल हैं, उनको हम ऐसे शीट्स के बीच में रखते हैं बहुत केयरफुली। क्या था उधर से आया, सच में उधर से ही आया ना, इधर से तो कुछ नहीं हुआ ना भाई, बहुत महंगा चीज़ है वैसे, इधर से कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। हर्बेरियम इज बेसिकली व्हाट, उन शीट्स में हम रखते हैं और उन शीट्स को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। वी बेसिकली स्टडी दिस शीट्स। इन प्लांट्स आइडेंटिफिकेशन कैन बी डन डायरेक्टली कंपेयरिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स विद इट्स ऑथेंटिक हर्बेरियम स्पेसिमेन और इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ कीज इन फ्लोरा, ठीक है। तो फ्लोरा में कुछ कीज होते हैं, ये सब सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि कैसे प्लांट्स में हम डिस्कवरीज करते हैं, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम्स इन प्लांट्स, साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन अग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन ICBN, ठीक है। जैसे आपका IUPAC होता है वैसा ही ICBN होता है बायोलॉजी के नॉमेनक्लेचर के लिए, ठीक है, इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। ओके, सो डू यू नो व्हाट ICBN, इंटरनेशनल कोड सॉरी फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, प्लांट्स के लिए बोटैनिकल हो जाएगा ये, ठीक है। दिस इज फॉर बोटैनिकल, मतलब ये हो गया आपके प्लांट्स के लिए, ठीक है। ओके, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN हो गया। साइंटिफिक नेम्स एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। रोज प्लांट का एक ही नाम होगा, सनफ्लावर प्लांट का एक ही नाम होगा, अलग अलग नामों से नहीं जाना जाएगा, ठीक है। तो एक ही नाम होगा ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ओके, सो पीपल इन ऑल ओवर वर्ल्ड अराइव एट द सेम नेम। बायोलॉजिकली अगर आप देखने जाएंगे तो वो सेम नाम पे सब लोग अराइव होंगे, ठीक है। दे विल ऑल अराइव एट द सेम नेम। It is to ensure that such name has not been used for any other organism. ये जो नाम है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए यूज नहीं हुआ है और इसके लिए काफ़ी सारा रिसर्च आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यू विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, ओके। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नोन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स बायोलॉजी फॉलो करते हैं टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नोन ऑर्गेनिज्म। साइंटिफिक नेम हैज़ टू कॉम्पोनेंट्स, द जेनेरिक नेम, तो साइंटिफिक नेम जो बायोलॉजी में यूज़ होता है उसका एक कंपोनेंट होता है जेनेरिक नेम और दूसरा कंपोनेंट होता है साइंटिफिक एपिथेट, ठीक है। जैसे आप को मैंने बोला टाइग्रिस इंडिका, ठीक है, ये आपका एक नेम हो गया। तो आप देखेंगे इसको कैसे हम करते हैं। एक होता है आपका जेनेरिक नेम
और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। तो दो कंपोनेंट्स होते हैं, जेनेरिक नेम, द नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कार्लस लिनेयस इज बीइंग फॉलोड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। सारे बायोलॉजिस्ट भाई साहब इस चीज को फॉलो करते हैं, ठीक है। ओके, सो टू अंडरस्टैंड द साइंटिफिक नेम्स बेटर लेट अस टेक वन एग्जांपल। सो व्हाट इज इट, समझ लो जैसे भाई साहब आपका मैंगो है, द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। तो आप देखो किस तरह से ये लिखा गया है। जब आप प्रिंट मीडियम में लिखते हो इसको तो इस तरह के का आइटैलिक्स वर्जन में होगा। ये आइटैलिक्स मतलब समझते हो ना, टेढ़ा, ठीक है। जब आप इसको आप खुद लिख रहे हो हैंड राइटिंग में तब इसको अलग तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैग्नीफेरा इंडिका दैट इज बेसिकली द प्रिंट मीडियम। किसी बायोलॉजी के बुक में अगर ये नाम आइटैलिक्स में मेंशन नहीं है तो रॉन्ग फॉर्मेट यूज हो रहा है, ठीक है। इन दिस मैग्नीफेरा रिप्रेजेंट्स द जीनस while indica represents particular species और specific epithet। तो ये हो गया भाई साहब आपका जीनस, ठीक है, दिस इज द जीनस। और ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका स्पेसिफिक, दिस इज स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट। एवरी बायोलॉजिकल नेम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट। जीनस हो गया आपका मैग्नीफेरा एंड इंडिका हो गया आपका स्पेसिफिक एपिथेट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, सो इन दिस मैग्नीफेरा रिप्रेजेंट्स द जीनस व्हाइल इंडिका रिप्रेजेंट्स पर्टिकुलर स्पीशीज और स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। सम ऑफ द यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर आर बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन आइटैलिक्स। लैटिन मतलब क्यों लैटिन नेम हम यूज कर रहे हैं? वाई आर वी यूजिंग अ लैटिन लैंग्वेज? लैटिन एक लैंग्वेज है, क्यों हम उसको यूज कर रहे हैं? और कोई लैंग्वेज क्यों नहीं? संस्कृत क्यों नहीं? इंग्लिश क्यों नहीं? जर्मनी क्यों नहीं? मराठी में तो उतना मैं फ्लुएंट नहीं हूँ, लेकिन लेट्स से हिंदी ले लेते हैं, ठीक है। आप जिस तरह से आज में हिंदी बोलते हैं, ठीक है, ये चलो इंग्लिश लेते हैं, चलो इंग्लिश, ठीक है। शेक्सपियर के टाइम पे और आज के टाइम पे, टुडेज टाइम्स लेट्स से, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है। सो लेट्स से शेक्सपियर के टाइम पे हम क्या बोलेंगे? वेयर आर्ट दाउ गोइंग, है ना भाई साहब, ये वेयर आर्ट दाउ गोइंग, वेयर आर्ट दाउ गोइंग। आज के टाइम पे हम क्या बोलेंगे? सिंपल ना भाई साहब, वेयर आर यू गोइंग, है ना, वेयर आर यू गोइंग। तो ये ट्रांजिशन हुआ है भाई साहब। उस टाइम पे ऐसे इंग्लिश बोली जाती थी, कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इंग्लिश बोली जाती थी, वर्ड्स भारी भरकम यूज़ होते थे। आज की तारीख में हम सिंपल इंग्लिश यूज़ करते हैं। तो वेयर आर दाउ गोइंग, तो वेयर आर यू गोइंग। तो इसका मतलब क्या हुआ है? भाषा में क्या हुई है भाई साहब? भाषा के यूजेज में क्या हुई है? परिवर्तन हुआ है, क्योंकि ये भाषा अभी हम यूज़ कर रहे हैं। जिस चीज़ को आप यूज़ करते हैं उस चीज़ में क्या होती है? एवोल्यूशन होती है। जिस चीज़ को आप यूज़ करते हैं उस चीज़ को एवोल्यूशन होती है, उसमें इंप्रूवमेंट होगा, इजी टू अंडरस्टैंड होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। लैटिन एक ऐसा लैंग्वेज है विच इज़ बेसिकली अ डेड लैंग्वेज, ठीक है, इट इज़ अ डेड लैंग्वेज। पूरे वर्ल्ड में अभी इसको कोई यूज़ नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, देयर विल बी नो चेंजेस टू दिस, एंड दैट इज़ द रीज़न लैटिन हैज़ बीन सिलेक्टेड। क्योंकि हमको बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में कोई परिवर्तन नहीं चाहिए। आज हमने ये नाम फिक्स कर दिया तो भाई साहब अभी यही रहेगा। तो इसको अगर फिक्स करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई साहब? हमको एक ऐसा लैंग्वेज चूज़ करना पड़ेगा जो चेंज नहीं होने वाला, और वो लैटिन है। दैट इज़ द रीज़न वी हैव चोजन लैटिन एज अ लैंग्वेज, ठीक है। यही अगर हमने इंग्लिश या उर्दू या हिंदी जो चलती भाषाएँ हैं उनको सिलेक्ट किया होता तो उसमें कॉन्स्टेंट चेंजेस हो रहे हैं, जिसके वजह से नाम में भी चेंजेस होना लगभग संभव है, ठीक है। ओके, सो इसीलिए हमने लैटिन को चूज किया बिकॉज लैटिन इटसेल्फ इज अ डेड लैंग्वेज रिटन इन आइटैलिक्स। तो आप देखो दे आर कॉल्ड लैटिनाइज्ड डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, ठीक है। तो आप देखो भाई साहब यहाँ पे, सो द फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस व्हाइल द सेकेंड कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा भाई साहब? स्पेसिफिक एपिथेट। तो पहला वाला जो नाम होगा वो होगा जीनस और सेकेंड वाला पोर्शन क्या होगा? स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। ओके, सो नाउ बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, अभी देखो आप हैंड रिटन, जब आप आंसर्स लिख रहे हो, जब आपके आंसर्स लिख रहे हो, जब आप नोट्स बना रहे हो, प्रिंटेड मीडिया में क्या रहेगा? आइटैलिक्स में रहेगा। बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट द लैटिन ओरिजिन। जब प्रिंट मीडिया में कर रहे हो आप तो आइटैलिक्स में लिखेगा,
और जब आप हैंड रिटन कर रहे हो तो अंडरलाइन करोगे, आप आइटैलिक्स में नहीं लिखोगे। जैसे आप लिख रहे हो भाई साहब टाइग्रिस इंडिका, ठीक है, इसको आप लिख रहे हो तो ये हैंड रिटन में आप क्या करोगे भाई साहब, इसको अंडरलाइन करोगे, यू आर गोइंग टू अंडरलाइन इट, ठीक है, ओके। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर while the specific epithet starts with a small letter, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइग्रिस और ये हो गया आपका इंडिका, और जब आप इसको हैंड रिटन कर रहे हो तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। जब ये प्रिंटेड मीडिया में रहेगा तो आइटैलिक्स में रहेगा, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर while the specific epithet starts with a small letter, ठीक है। Name of the author or person or scientist who gave that name appears after the specific epithet, that is at the end of the biological name and is written in the abbreviated form। कहीं कहीं पे हम क्या करते हैं, कभी कभी हम author और the person or scientist who gave that name appears after the specific epithet, कहीं कहीं पे, सब जगह नहीं होता है, ठीक है, सब जगह नहीं होता। जैसे 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 आप देखोगे मैग्नीफेरा इंडिका LINN एब्रीविएटेड फॉर्म है, ये लिनेस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये नाम दिया था, तो इसलिए एब्रीविएटेड फॉर्म में ऐसा है, ठीक है। एब्रीविएशन मतलब आपका शॉर्ट फॉर्म में, तो मैग्नीफेरा इंडिका लिन, ठीक है। सो दिस इज रिटन इन एन एब्रीविएटेड फॉर्म, ठीक है। मैग्नीफेरा इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनेयस, ठीक है। ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू हैव डिस्क्राइब्ड एंड इन्वेंटेड दिस और रादर नेम्ड दिस स्पीशी। Classification. Classification is the process by which living things are grouped into convenient categories, अच्छा जी, based on some easily observable characters, ठीक है। तो आपने कुछ कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया, देखा, और आप क्या कर रहे हैं भाई साहब, क्लासिफिकेशन, by which living things are grouped into convenient categories। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको हम स्पेसिफिक कैटेगरीज में बांट रहे हैं, इसको हम बोलेंगे भाई साहब क्लासिफिकेशन, ठीक है। दैट इज बेसिकली कॉल्ड क्लासिफिकेशन। इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जैसे वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स और एनिमल्स। डॉग्स, डॉग्स के ग्रुप में क्या आ जाएंगे, जैसे वुल्स आ जाते हैं, ठीक है, हाइनास आ जाएंगे, फिर और क्या आ जाएंगे, सिमिलर जैकल्स आ जाएंगे, ठीक है। कैट्स के ग्रुप में क्या आ जाएंगे, कैट, जंगली बिल्ली भी आ जाएगी, ठीक है, लेपर्ड्स, ठीक है, देन वी हैव टाइगर्स, ठीक है। वीट और राइस, इसमें भी आपके कैटेगरीज आ जाएंगे, ठीक है। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दीज टर्म्स वी एसोसिएट देम विद सर्टेन कैरेक्टर्स विद इन द ऑर्गेनिज्म। तो जैसे मैंने अगर डॉग बोला, दिस इज अ डॉग स्पीशी, डॉग लवर है ना। अगर मैंने बोला डॉग स्पीशी, तो अभी मैंने आपको स्पीशी नहीं बताया, अभी वो भाई साहब आपका पिटबुल भी हो सकता है, वो भाई साहब आपका एक जर्मन शेपर्ड भी हो सकता है, वो आपका रॉटवाइलर भी हो सकता है, लेकिन जो भी है उसके 4 पैर होंगे, ठीक है, उसका एक स्ट्रक्चर होगा, एक बॉडी का अलग अलग, डॉग्स का अलग अलग बॉडी शेप, स्ट्रक्चर, स्टैमिना, स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। तो लेकिन जनरल कैरेक्टरिस्टिक तो सेम ही होगी, है ना, चाहे वो किसी भी स्पीशी। अच्छा, आप भी तो डॉग लवर हैं, ओके। सो विद इन द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप, हेंस ऑल दीज डॉग्स, कैट्स, मैमल्स एक्सेट्रा। जब मैं डॉग स्पीशी बोल रहा हूँ तो कुछ भी हो सकता है, स्ट्रे डॉग भी हो सकता है, ठीक है, एक एल्सेशियन भी हो सकता है, एक वैसा पिटबुल भी हो सकता है, डोबरमैन हो सकता है, रॉटवाइलर हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। कैट स्पीशीज में भी आपके बहुत सारे स्पीशीज आते हैं, ठीक है। मैमल्स में भी आपका, मैमल्स में व्हाट आर मैमल्स बेसिकली, हाँ, एलिफेंट्स नहीं, मैमल्स क्या होते हैं, मैमल्स क्या होते हैं, नहीं, अरे तुम लोग एग्जाम्पल दे रहे हो, मैमल्स क्या होते हैं, एनीवन इन द कॉमर्स ग्रुप, मैमल्स क्या होते हैं, नहीं, हाँ, बर्थ टू यंग वंस, अंडे नहीं देते वो, ठीक है। मैमल्स विल नॉट गिव एग्स, दे विल फीड देयर यंग वंस बाय मिल्क, इसको हम बोलेंगे मैमल्स, ठीक है। जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क होता है, ठीक है। सो जैसे जो अंडों में होते हैं, जो अंडे देते हैं उनको मिल्क नहीं मिलता है, क्योंकि अंडों में ही उनको न्यूट्रिशन मिल जाता है, उनके डेवलपमेंट के लिए जितना न्यूट्रिशन ज़रूरी है वो उनके अंडों में ही मिल जाता है। जो गिव बर्थ टू यंग वंस होते हैं उनको भाई साहब मिल्क देना पड़ता है फॉर देयर डेवलपमेंट, ठीक है। सो वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स एज डॉग्स, कैट्स और व्हीट और राइस। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दीज टर्म्स we associate them with certain characteristics within the organism in that group, hence these dogs, cats and mammals etc, ठीक है। इनके साथ जैसे मैं मैमल बोलूँगा तो आपके पहला ही आएगा कि भाई साहब इट इज़ अ स्पीशी विच इज़ केपेबल ऑफ गिविंग बर्थ टू इट्स यंग वन, इट इज़ अ स्पीशी विच विल बी बेसिकली फीडिंग इट्स यंग वन, ठीक है, मिल्क फीडिंग इट्स यंग वन। जैसे मैं बोलूँगा डॉग्स तो इट विल बी अ 4-legged स्पीशी, ठीक है, इट विल बी हैविंग अ बार्किंग हैबिट, ये सब आप सोचेंगे, ठीक है, ओके।
सो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स आर ग्रुप्ड इन कन्वीनियंट कैटेगरीज, ठीक है। तो इनको हम क्या करते हैं भाई साहब, कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। तो इसे कुछ इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं और इसमें हम कन्वीनियंट कैटेगरीज में इनको डालते हैं। ईच ग्रुप बिलोंग्स टू वन पर्टिकुलर कैटेगरी, हर एक ग्रुप एक पर्टिकुलर कैटेगरी को भाई साहब बिलोंग करेगा, ठीक है। ईच ग्रुप भी बिलोंग टू वन पर्टिकुलर कैटेगरी। द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज कॉल्ड टैक्सॉन, ठीक है। सो हर एक ग्रुप एक पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करेगा और इस पर्टिकुलर कैटेगरी का साइंटिफिक नेम हो जाएगा टैक्सॉन, ठीक है। क्लियर है? ओके। सो टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल्स, ठीक है, अलग अलग लेवल्स पे होंगे ये। प्लांट्स में क्या हो जाएगा भाई साहब, टैक्सॉन, ठीक है। वीट टैक्सॉन, ठीक है। डॉग्स टैक्सॉन, कैट्स टैक्सॉन, ये सब आपका भाई साहब हो गया टैक्सॉन, ठीक है। सो द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज कॉल्ड टैक्सॉन। टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल्स। प्लांट्स का एक टैक्सॉन हो गया, वीट भाई साहब टैक्सॉन हो गया, डॉग्स के बहुत सारे स्पीशीज होते हैं तो दिस इज बेसिकली अ टैक्सॉन। कैट्स भी बेसिकली एक टैक्सॉन हो गया। प्लांट्स मतलब बहुत सारे स्पीशीज होते हैं भाई साहब, ठीक है। वीट की भी बहुत सारी स्पीशीज होती है, ठीक है। सो दीज आर ऑल कैटेगराइज्ड एज टैक्सॉन्स। ऑर्गेनिजम्स रिप्रेजेंट टैक्सॉन एट डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग लेवल्स पे भाई साहब टैक्सॉन्स होते हैं। हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी, ठीक है। अलग अलग टैक्सा में जो क्लासिफिकेशन का प्रोसेस है दैट इज नोन एज टैक्सोनॉमी। दस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेसेस दैट आर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी। तो पहले तो हमको भाई साहब कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करना है, फिर उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर क्लासीफाई करना है, ठीक है, एंड देन नॉमेनक्लेचर करना है। तो इस प्रोसेस को हम टैक्सोनॉमी बोलेंगे, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। जैसे भाई साहब अगर आपने जर्मन शेपर्ड देखा और एक पोमेरियन कुत्ता देखा, दोनों में बहुत फर्क है भाई साहब, है ना, बहुत फर्क है, ऊपर नीचे, भाई हाइट क्या है, ये क्या है। तो फिर भी हम इनको एक स्पीशीज़ में डाल रहे हैं क्योंकि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है तो सेम है, ठीक है। फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई साहब इसमें क्या है और इसमें क्या है, इसके बॉडी पार्ट्स क्या हैं और इसके बॉडी पार्ट्स क्या हैं, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। फिर हम क्लासीफाई करेंगे, ठीक है, एंड देन फाइनली क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। वी विल फाइनली डू अ नॉमेनक्लेचर। दस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। इस नामकरण का ये भाई साहब 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगा, ठीक है। सो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ठीक है। ओके। सिस्टमैटिक्स, व्हाट इज सिस्टमैटिक्स? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सिस्टम से अरेंज करना, इसको हम बोलेंगे सिस्टमैटिक्स, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजिंग ऑल ऑर्गेनिजम्स इन अ सिस्टम इज नोन एज सिस्टमैटिक्स, ठीक है। ओके। So the study of different kinds of organisms, their diversities and also the relationship among them is referred to as systematics, ठीक है। Different kinds of organism, उनकी diversities क्या क्या हैं, उनमें differences क्या क्या हैं, and also the relationship among them, उनमें भाई साहब relationship क्या है, इस पूरे study को हम क्या बोलेंगे, systematics, ठीक है। जैसे आपका भाई साहब ये सारे आपके systematics में आएंगे, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, बेसल एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, मोनोकॉर्ड्स, डाइकॉर्ड्स, ये सारे प्लांट्स के स्पीशीज हैं, ठीक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उनकी डाइवर्सिटीज़ क्या क्या हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप अमंग देम, उनके बीच में रिलेशनशिप्स क्या हैं, इनको बोलेंगे हम सिस्टमैटिक्स, ठीक है। इस तरीके का सिस्टमैटिक्स होगा, देखो सिस्टम से पढ़ेंगे हम चीज़ों को, ठीक है। ओके। सो द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड अगेन सिस्टेमा, लैटिन वर्ड से हमने इसको डिराइव किया हुआ है, विच इज सिस्टेमा, ओके। नाउ द वर्ड सिस्टेमा वाज फर्स्ट यूज्ड बाय लिनेयस फॉर हिज पब्लिकेशन सिस्टेमा नेचर। उन्होंने भाई साहब इस सिस्टेमा नेचर में बहुत सारा बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर को प्रॉपर्ली डिफाइन और एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, कैसे हम बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर करते हैं, सिस्टेमा नेचर। सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। मतलब देखो ऑर्गेनिजम्स में एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, एवोल्यूशन हुआ है मतलब जैसे एप से एवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन बींग्स का, ठीक है। तो सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भाई साहब
कंसिडरेशन में लेता है, ठीक है। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स फर्दर एनलार्ज्ड टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। A particular organism is known by the same name all over the world. This process is called as tissue culture, nomenclature, taxonomy, none of these. चलिए, nomenclature, okay. ICBN stands for very good, ठीक है, International Code for Botanical Nomenclature, so it will be the first option, ठीक है। Who introduced the scientific naming system? Linnaeus, Aristotle, Theophrastus and De Candolle. Linnaeus, okay. The specific epithet of Magnifera indica is नहीं इंडिका। उसमें पहला वाला नाम क्या है आपका? जीनस, और ये वाला नाम क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट, सो इट इज इंडिका, ठीक है। सो दिस इज इंडिका, ओके। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ यूजिंग हर्बेरियम, कीज इन फ्लोरा, हर्बेरियम, टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स, जीनस ओनली। हर्बेरियम भी है और कीज इन फ्लोरा भी है, ठीक है, कीज इन फ्लोरा भी है, ठीक है। सो कीज इन फ्लोरा एंड हर्बेरियम। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ओके, फटाफट देखते हैं भाई साहब। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप्स रिप्रेजेंट अ रैंक और अ कैटेगरी। तो हायरार्की ऑफ स्टेप्स है और हर एक स्टेप में हम रैंक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, पहला आएगा आपका स्पीशीज, उसके बाद आएगा आपका जीनस, फिर आएगा आपका फैमिली, फिर आपका आएगा ऑर्डर, फिर आएगा क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम, ठीक है। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। स्पीशीज, जीनस, ये सब रैंक्स हैं आपके, ठीक है, दीज आर बेसिकली रैंक्स। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ठीक है, ओके। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ओके। ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ये सारे जो कैटेगरीज हैं भाई साहब, टुगेदर दे विल कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की, क्लियर है, ओके ओके ओके। ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड अ रैंक, कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन, ठीक है। तो जैसे देखो, किंगडम, प्लांटे, कितनी स्पीशीज हैं भाई साहब आपके? इतने। फाइलम, तो आप देखो स्पीशीज, पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्पीशीज कौन सा है भाई साहब? मॉस रॉस, ठीक है, रोजा गैलिका, ये हो गया भाई साहब आपका बायोलॉजिकल नेम, ठीक है, क्लियर है। दिस इज स्पीशीज। जीनस, ठीक है, क्या हो गया? रोसा। रोसा में ऐसे 500 स्पीशीज हैं, समझ में आ रहा है? आपने एक प्लांट को आइडेंटिफाई किया, ठीक है, दैट इज स्पीशीज। किस जीनस को बिलोंग कर रहा है? वो रोसा के जीनस को बिलोंग कर रहा है, और उसमें अकेले में 500 स्पीशीज हैं। अभी ये जीनस किस फैमिली को बिलोंग कर रहा है? रोज़ासे, ठीक है। और इसमें कितने स्पीशीज हैं भाई साहब? 3500 स्पीशीज हैं, ठीक है, ओके। अभी ये किस ऑर्डर को बिलोंग कर रहा है? रोज़ालिस, ठीक है, और इसमें अकेले में कितना है भाई साहब? 18,000 स्पीशीज हैं। ये किसको बिलोंग कर रहा है भाई साहब? क्लास, ठीक है, डाइकोटिलेडन, और इसमें अकेले में कितने हो जाएंगे भाई साहब? 235,000। ये किसको बिलोंग कर रहा है भाई साहब? फाइलम, एंजियोस्पर्म, और इसमें अकेले में कितना हो जाएगा भाई साहब? 250,000 स्पीशीज। किंगडम, किसमें? 280,000। ये किसमें बिलोंग कर रहा है भाई साहब? प्लांटे, क्लियर है, आर बी क्लियर? तो आप देखो कि भाई साहब स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब। टैक्सॉन रिप्रेजेंट्स यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन और डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज, ठीक है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर नॉट मियरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स मतलब क्या है? देखो, हमारे बॉडी का जो शेप एंड साइज होता है वो बेसिकली होता है मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि अच्छा इसका बॉडी का शेप और साइज है तो इसका टैक्सोनॉमी में नेम ये हो जाएगा, नहीं, इट इज नॉट। एग्रीगेट्स मतलब क्या होता है? देखो, इसको समझो कि हमारे बॉडी के शेप और साइज में टैक्सोनॉमी अकेला नहीं है, नॉट मियरली, मतलब हाँ, बॉडी के शेप एंड साइज को हम कंसिडर करेंगे फॉर टैक्सोनॉमी, बट दैट विल नॉट बी द ओवरऑल
दैट विल नॉट बी द ओवरऑल क्लासिफिकेशन सिस्टम। मतलब हम इंटरनल सेल्स को भी देखेंगे, इंटरनल अरेंजमेंट को भी देखेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन सिस्टम कैसा है, क्या भाई साहब डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सारी चीज़ों को भी देखेंगे, ठीक है। सो इट इज़ नॉट जस्ट मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स, दैट इज एवरेज ऑफ द बॉडी शेप एंड साइज। सिर्फ एवरेज ऑफ बॉडी शेप एंड साइज पे ही हम टैक्सोनॉमिक नहीं करते हैं, हम इंटरनल भी जाते हैं, ठीक है। सो नामकरण जो है तो इंटरनल भी होगा। टैक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिजम्स हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम, डिवीजन और फाइलम फॉर एनिमल्स, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो स्पीशीज के बाद जीनस, जीनस के बाद फैमिली, ऑर्डर, क्लास, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ओके, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, और ये मेन हो जाएगा आपका डोमेन, ठीक है। ओके, सो ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव स्पीशीज एज द लोवेस्ट कैटेगरी। स्पीशीज एज द लोवेस्ट कैटेगरी, स्पीशीज के बाद जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, फाइलम एंड देन किंगडम, ठीक है। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ठीक है। तो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी में सारे प्लांट्स और एनिमल्स में क्या होगा? स्पीशीज, ठीक है। स्पीशीज, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स दैट हैव फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, ठीक है। तो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जिनमें फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होता है उनको हम क्या बोलेंगे भाई साहब? स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल, वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशी फ्रॉम द अदर बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल मतलब बॉडी के शेप और साइज में जो डिफरेंसेस हैं उसमें हम एक स्पीशी को दूसरे स्पीशी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बताइए बताइए, लेट अस कंसीडर दी अबव, ठीक है। जैसे मैग्नीफेरा इंडिका मैंगो, सोलानम ट्यूबरसम दैट इज पोटैटो एंड निकोटीनिया टेबैकम दैट इज टोबैको, ठीक है। ये सारे आपके बायोलॉजिकल नेम्स हैं। जहां पे भी आइटैलिक्स में लिखा रहेगा ना तो ये बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के नाम है। दिस शुड बी नोन बाय दिस नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये नाम है आपका, ठीक है। हालांकि हम इसको यूज नहीं करते हैं, बट बायोलॉजिकल नेम आपका पोटैटो का ये है, सोलानम ट्यूबरसम, ठीक है। और मैग्नीफेरा इंडिका वी हैव सीन दैट इट इज मैंगो। In all the three, indica, tubersum and tobacum represent the specific epithets belonging to different species, ठीक है। In all the three, indica, tubersum and tobacum represent the specific epithets belonging to different species। ये अलग अलग different species को बिलोंग कर रहे हैं। भाई साहब मैंगो हो गया, पोटैटो हो गया, और भाई साहब ये हो गया आपका टोबैको, ठीक है। ओके, कैरेक्टर्स विच आर कॉमन इन कंपैरिजन ऑफ स्पीशीज ऑफ द अदर जेनरा, ठीक है। तो भाई साहब जो कैरेक्टर्स कॉमन होते हैं, ठीक है, अलग जनरेशन के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कॉमन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी सी ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज। मॉर्फोलॉजिकल मतलब बॉडी शेप और साइज में जो सिमिलैरिटीज होती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है भाई साहब? मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट भाई साहब हो सकता है, ठीक है, मोर देन वन। जैसे आपका बोस इंडिका दिस रिप्रेजेंट्स काउ, और बोस बुबालिस दिस रिप्रेजेंट्स बफेलो। तो देखो स्पेसिफिक एपिथेट दोनों में डिफरेंट हो गया, ठीक है। बाकी जीनस का नाम दोनों में सेम है। ईच जीनस में हैव वन और मोर स्पेसिफिक, तो इस जीनस का भाई साहब एक या एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकता है रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। काउ और बफेलो ऑब्वियसली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज। दोनों का भाई साहब अगर आप शरीर को देखेंगे ऑलमोस्ट सेम है, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, सोलानम इंक्लूड स्पीशीज लाइक टुबरसम, नाइग्रम एंड मेलगोनिया, ठीक है। ऑल बिलोंग टू वन जीनस दैट इज सोलानम। एक जीनस को ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो सोलानम टुबरसम, देन वी हैव सोलानम नाइग्रम, ठीक है, एंड देन वी हैव सोलानम मेलगोनिया जो बेसिकली आपका ब्रिंजल है, ठीक है। सो ये सब एक स्पीशीज को बिलोंग कर रहे हैं। जीनस, नाउ व्हाट इज जीनस? अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज और एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटिंग स्पीशीज इज कॉल्ड जीनस, ठीक है। तो बहुत क्लोजली रिलेटिंग स्पीशीज हैं, ठीक है, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है एंड दीज आर नोन एज जीनस। एग्जांपल, जैसे अगर आप देखोगे पोटैटो एंड ब्रिंजल बिलोंग टू टू डिफरेंट स्पीशीज बट बिलोंग टू द जीनस सोलानम, ठीक है। पोटैटो और ब्रिंजल भाई साहब क्या है? दे बिलोंग टू टू डिफरेंट स्पीशीज। दोनों अलग अलग स्पीशीज को बिलोंग करते हैं बट बिलोंग टू द जीनस सोलानम। दोनों सेम जीनस को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। सो पोटैटो हो गया भाई साहब और ब्रिंजल। ओके,
family, a group of related genera is with still less number of similarities as compared to genus and species. Species फिर genus फिर भाई साहब family में जा रहे हैं हम, ठीक है. तो related genera है, ठीक है. तो जैसे समझ लो भाई साहब, families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species. तो vegetative feature as well as reproductive feature, ठीक है. तो let us consider one example. 3 different genera, Solanum, Nicotiana and Datura are under the family Solanaceae, ठीक है. ये एक फैमिली में आ जाते हैं, ठीक है. So this is basically Solanum, Nicotiana and Datura. These are basically different species but they belong to the same family, that is Solanaceae, ठीक है. Solanaceae, okay. Why? Similar characters are less in number as compared to different genera included in a family. तो आपके जो similar characters हैं, they are less in number as compared to different genera included in a family, ठीक है. फिर आता है भाई साहब आपका order. Assemblage of families which exhibit a few similar characters, order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregate of characters, ठीक है. तो आपका जितना भी ऑर्डर होता है एंड हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट कैरेक्टर्स, मतलब एवरेज, ठीक है. एवरेज कैरेक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे आपके, ठीक है. एग्जाम्पल, प्लांट फैमिलीज लाइक Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Poleminoles mainly based on floral characteristics. तो अगर आप देखोगे इनके फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सिमिलर लग रहे हैं, ठीक है. सो दीज आर बेसिकली व्हाट, दीज आर नोन एज पोलमोनियल्स, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है. तो आपका देखो भाई साहब इस तरह से भाई साहब जो इनका फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम है. ओके, देन वी हैव क्लास. क्लास इज व्हाट, क्लास इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स. Let us consider with one example. In plant kingdom, orders like Malvaceae, Rosales and Polemoniales are included in the class Dicotyledons. Dicotyledon मतलब क्या होता है भाई साहब, एक ही इससे दो आपके कॉटलिडेंस होते हैं, ठीक है. एक सीड में जब 2 कॉटलिडेंस होते हैं तो हम उसको डाइकोटिलेडनस बोलते हैं, ठीक है. Division includes related classes. Dicotyledonate and monocotyledonate classes with few similar characteristics are assigned to a higher category called division, जिसको हम भाई साहब बोलेंगे डिवीजन. तो इन एनिमल्स रिलेटेड क्लासेस आर इंक्लूडेड इन अ फाइलम. एक फाइलम में भाई साहब हम इनको इंक्लूड करते हैं, ठीक है. किंगडम, ऑल द प्लांट्स बिलोंगिंग टू वेरियस डिविजन्स आर असाइन्ड टू हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम. किंगडम एनिमिलिया फॉर एनिमल्स. In a taxonomic category, kingdom is the highest category and species is the lowest. तो आपने देखा भाई साहब किंगडम जो है तो हाईएस्ट कैटेगरी होता है और स्पीशीज से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में. तो किंगडम इज द हाईएस्ट, फाइलम और डिवीजन, देन वी हैव क्लास, ऑर्डर, ठीक है, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. स्पीशीज आर इंक्लूडेड इन जीनस, जीनस इन फैमिली, फैमिली ऑर्डर, ऑर्डर क्लास, फाइलम एंड देन फाइनली वी हैव किंगडम, ठीक है. ये हो जाएगी आपकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. Taxonomists have also developed subcategories in the hierarchy to facilitate more sound and specific placement of various taxa. In the hierarchical arrangement of taxonomic categories, common character goes on decreasing from species to kingdom, ठीक है. Lower the taxon, more are the characteristics that the member within the taxon can share. जितना ज़्यादा lower जाएंगे आप, ठीक है, तो उतना ही common taxons हो गए. Hence, the problems of classification becomes more complex, ठीक है. Higher the taxon, greater is the difficulty of determining the relationship to other taxon at the same level, ठीक है. तो उतना ही ज़्यादा डिफिकल्टी बढ़ता जाएगा. Let us take some examples of taxonomic categories. Man, housefly, mango and wheat, ठीक है. तो हम यहाँ पे ले रहे हैं मैन को, ठीक है. कॉमन नेम भाई साहब क्या है, मैन, ठीक है. बायोलॉजिकल नेम एनीवन, होमो सेपियंस, ओके, चलिए होमो सेपियंस, ठीक है. जीनस क्या हो जाएगा, होमो, एंड फैमिली क्या हो जाएगा, होमिनिडे, ठीक है. ओके, हाउस फ्लाई, इसका भाई साहब मस्का डोमेस्टिका, ठीक है. दिस विल बी बेसिकली मस्का डोमेस्टिका. इसका जीनस क्या हो जाएगा, दिस विल बी मस्का एंड फैमिली क्या हो जाएगा भाई साहब, मस्काडी, ठीक है. ओके, जैसे मैंगो, मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा उसका जीनस हो जाएगा और फैमिली हो जाएगा ये, ठीक है. वीट अगर आप देखेंगे, ट्रिकम वल्गैरे, ठीक है, ट्राइटिकम एंड पोएशी विल बी द फैमिली. सो दीज आर सम कॉमन एग्जांपल्स. कॉमन नेम जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे मैन, प्राइमेटा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, ठीक है, ऑर्डर, क्लास क्या हो जाएगा, मैमेलिया एंड फाइलम क्या हो जाएगा, कॉर्डेटा, ठीक है. तो मैन की स्पीशी में क्या हो जाएगा नाम, ऊपर जा रहे हैं ना,
भाई साहब स्पीशी के बाद क्या आएगा, स्पीशी, जीनस, फैमिली, ठीक है, वैसे जा रहे हैं ना हम, ठीक है। होमोसेपियंस, होमो, फिर होमिनिडे, फिर आपका आ गया भाई साहब क्या मैन में, ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर फॉर मैन विल बी प्राइमेटा, मेमेलिया एंड कॉर्डेटा, ठीक है। हाउस फ्लाई में क्या हो जाएगा भाई साहब, डिप्टेरा, ठीक है, इंसेक्टा एंड ऑर्थोपोडा। आपका एक बहुत बीमारी होती है जिसको हम डिप्थेरिया बोलते हैं, इससे होता है हाउस फ्लाई से, ठीक है। मैंगो, मैंगो का भाई साहब सैपिनडेल्स, डाइकोटिलिडने एंड स्पर्मेटोफाइटा, ठीक है, ओके। वीट का क्या हो जाएगा भाई साहब, पोएल्स, मोनोकोटिलिडनेट एंड देयर विल बी स्पर्मेटोफाइटा, ठीक है। ये सब आपके क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स व्हाट, क्लास, ऑर्डर, रैंक एंड ऑल द अबव, रैंक, ओके, गुड। A group of individuals with fundamental similarities is called species, genus, family and kingdom. Fundamental similarities, species हो जाएगा, ठीक है, ओके। पोटैटो एंड ब्रिंजल बिलोंग टू द जीनस, ठीक है, मैग्निफेरा, सोलानम, कुकुरबिट्टा, आइपोमिया, सोलानम, ओके। Assemblage of families which exhibit a few similar characteristics is called class, order, family, kingdom. So this will be order, ठीक है, okay. The unit of classification is taxon, class, genus or species, taxon. Oh, thank you हो गया ये तो, एक मिनट चेंज कर दीजिए।
हो गया, हो गया, हो गया, जल्दी 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 फटाफट। ओके मेरी चल ही रहे। ओके चलिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम। ओके चलिए भाई साहब देख लेते हैं भाई साहब प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या क्या है भाई साहब। ग्रोथ होना ही होना है। क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी ग्रोथ हो सकता है? नहीं हो सकता। आपने सुना है हिमालय का जो वो बढ़ता जा रहा है। हिमालय जो है दैट इज बेसिकली ग्रोइंग एवरी ईयर। आपने सुना है समुंदर जो है वो भी बढ़ रहा है, समुंदर का लेवल भी बढ़ रहा है। तो ये नॉन लिविंग है ना भाई साहब, ग्रोथ तो हो रहा है ना। ग्रोथ मतलब साइज में इंक्रीज। इज देयर अ साइज इंक्रीज और इज देयर अ साइज डिक्रीज? यस, ठीक है। तो ग्रोथ तो हो रहा है भाई साहब नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का भी। तो ग्रोथ कैसा प्रॉपर्टी है? देखो रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो है वो है मतलब प्रोड्यूसिंग इट्स ओन काइंड, ठीक है। देन वी हैव मेटाबॉलिज्म, जो हमारे बॉडी में जो जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं। एंड देन वी हैव सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देन वी हैव कॉन्शियसनेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, ये नॉन लिविंग थिंग्स में हो ही नहीं सकता, कॉन्शियसनेस, ठीक है। जब तक एक इंसान जिंदा है या जब तक एक जानवर जिंदा है उसके अंदर कॉन्शियसनेस है, देयर इज सम अमाउंट ऑफ कॉन्शियसनेस इन दैट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो आपका पहले हम देखते हैं भाई साहब ग्रोथ, व्हाट इज ग्रोथ। तो अगर आप देखोगे ये एक सेल होता है, ये सेल 2 में डिवाइड हुआ, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, ऐसा ही, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ग्रोथ, ठीक है। इट इज द इंक्रीज इन नंबर एंड मास ऑफ सेल्स बाय सेल डिवीजन, ठीक है। सो अगर आप देखोगे देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर एंड मास ऑफ द सेल्स, सो द नंबर ऑफ सेल्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड द मास ऑफ द सेल्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। ऐसा नहीं कि चिंटू पिंटू सेल्स ही रह जाएंगे, देयर मास विल ऑल्सो इंक्रीज। सो व्हाट इज ग्रोथ? It is the increase in the number and the mass of the cells by cell division. There will be constant cell division. आप लोग जैसे पढ़ चुके हैं माइटोटिक एंड मायोटिक डिविजन्स होता है, ठीक है। मायोसिस से भी होता है और माइटोसिस से भी होता है। सो देयर इज अ कंटिन्यूअस सेल डिवीजन, और इस सेल डिवीजन से भाई साहब इट इज अ इंक्रीज इन द नंबर एंड मास ऑफ द सेल्स बाय सेल डिवीजन, ठीक है। ओके तो जैसे इन प्लांट्स ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, इन एनिमल्स ग्रोथ इज ओनली अप टू अ सर्टेन एज, ठीक है। तो अगर आप देखोगे प्लांट्स में लास्ट दिन तक वो ग्रो होते रहेंगे, ठीक है। एनिमल्स में ग्रोथ इज ओनली अप टू अ सर्टेन एज। फॉर एग्जांपल एक बार आप 25 के हो जाएंगे तो आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, दैट विल बी मैक्सिमम, ठीक है। 18, 19, 20, 25 बस दैट विल बी द मैक्सिमम हाइट दैट योर बॉडी विल अटेन। उसके बाद आप मोटे हो सकते हैं लेकिन लंबे नहीं होंगे। तो हर एक एनिमल का ये ऐसा है, ठीक है। आपका डॉग्स का हाइट एक जगह पे रुक जाएगा, टाइगर का हाइट एक जगह पे रुक जाएगा, जिराफ का हाइट एक जगह पे रुक जाएगा, ठीक है। उसके बाद बॉडी का साइज इंक्रीज हो सकता है बट नॉट इन टर्म्स ऑफ हाइट। सो इन एनिमल्स ग्रोथ इज ओनली अप टू अ सर्टेन एज, हाउएवर सेल डिवीजन अकर्स टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल्स। हमारे बॉडी में भाई साहब हर रोज हजारों की तादाद में सेल्स मर रहे हैं और उनको रिप्लेस करते हुए हजारों की तादाद में रोज सेल्स पैदा भी हो रहे हैं, ठीक है। ओके सो दैट इज बेसिकली ग्रोथ। ओके व्हाट एल्स डू वी हैव? जैसे हिमालय देखो भाई साहब ग्रो हो रहा है, ठीक है। बट इनका ग्रोथ क्यों हो रहा है भाई साहब? बेसिकली ग्रोथ इज द इंक्रीज इन मास एंड साइज, दस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो, ठीक है। जैसे सरफेस एक्यूमुलेशन ऑफ मटीरियल, भाई साहब इसमें क्या हो रहा है? एक चीज पे सरफेस एक्यूमुलेशन ऑफ मतलब अंदरूनी ऐसे ऐसे टेक्टोनिक प्लेट्स जा रहे हैं तो थोड़ा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सो द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो, surface accumulation of material, ठीक है। सो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ भाई साहब इनसाइड से होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन भाई साहब क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्शन इज व्हाट, जैसे आपका भाई साहब ये फ्लावर्स हो गया, ठीक है। दिस इज बेसिकली रिप्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग इट्स ओन काइंड। It is the production of progeny having features similar to those of parents. Organisms reproduce asexually and sexually, ठीक है। तो आपका भाई साहब प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी है। रिप्रोडक्शन इज व्हाट? प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी having features similar to those of parents, ठीक है। तो
तो आपका प्रोजेनी को प्रोड्यूस करना, हैविंग फीचर्स सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स, इज नोन एज रिप्रोडक्शन. ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एंड सेक्सुअली. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है. ठीक है. In unicellular organisms, growth and reproduction are same because they reproduce by cell division. ठीक है. तो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन भाई साहब क्या हो रहा है, सेम, बिकॉज दे रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन. इनमें भाई साहब सेल डिविजन होते रहते हैं. ठीक है. दिस यूनिफॉर्म सेल डिवीजन. आप अगर देखोगे म्यूल और वर्कर हनी बी, मेनी ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, दैट इज म्यूल्स. म्यूल्स मतलब क्या होते हैं भाई साहब, खच्चर मतलब जानते हैं. देखो रिप्रोडक्शन होता है लेकिन सारे ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन नहीं होता है. म्यूल्स मतलब खच्चर बोलते हैं हम इसको. ये ज़्यादा करके हॉर्स की तरह दिखते हैं लेकिन होते हैं गधे की तरह. ठीक है. मतलब गधे की तरह, मतलब ये ज़्यादा फास्ट नहीं भागते हैं. ठीक है. पहाड़ी एरियाज़ में इनका यूज़ होता है, लोगों को कैरी करने के लिए इनका यूज़ होता है. ठीक है. हॉर्सेस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है लेकिन इनको आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं. म्यूल्स, दीज आर म्यूल्स. दे आर फॉर्म्ड बाय हॉर्स और गधे की मेटिंग से ये बनते हैं. ठीक है. सो इनका ये स्टेराइल स्पीशीज हैं, दीज आर स्टेराइल स्पीशीज. ठीक है. तो ज़रूरी नहीं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा. ये एक स्टेराइल स्पीशी है, इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस इट्स ओन काइंड. और क्या है भाई साहब, दे आर स्टेराइल स्पीशीज म्यूल्स. वर्कर बीज, वर्कर बीज जो आपके मधुमक्खी के छत्ते में जो वर्कर बीज होते हैं, दे आर ऑल्सो स्टेराइल. ठीक है. आप देखोगे बहुत सारे कपल्स को बच्चा नहीं होता है तो उनमें से कोई, दोनों में से कोई एक इनफर्टाइल होता है या शायद दोनों भी इनफर्टाइल हो. इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स. ठीक है. हेंस रिप्रोडक्शन इज नॉट अ परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन. क्या ये समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि देयर आर सर्टेन स्पीशीज हु डू नॉट रिप्रोड्यूस. वर्कर बीज आर इनकेपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. Mules as a species are incapable of reproduction. Even some humans are also incapable of reproduction. तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर स्पीशी अपने ओन काइंड को रिप्रोड्यूस कर पाएगा. There are certain species which will not be able to reproduce their own. मेटाबॉलिज्म. ठीक है. आपका भाई साहब ये फूड है. ठीक है. तो आपका कैटाबॉलिक पाथवे में एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और हीट प्रोड्यूस करेगा, मैक्रो मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेगा. ठीक है. It is a sum total of all biochemical reactions taking place inside a living system. ठीक है. Sum total of all biochemical reactions, जितने भी biochemical reactions हो रहे हैं, ठीक है, inside a living system, इसको हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म. ठीक है. It is the defining feature of all living organisms. सारे living organisms का भाई साहब ये defining feature है. ठीक है. Sum total of all biochemical reactions taking place inside a living system. एक living system में जितने भी biochemical reactions हो रहे हैं उनको भाई साहब हम living system बोलेंगे. It is the defining feature of living organisms. ठीक है. Metabolic reactions can be demonstrated outside the body in cell-free systems. ठीक है. तो ये हम outside the body में भी हो सकता है. ठीक है. जैसे अगर आप देखोगे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हम लैब में भी करवा सकते हैं. ठीक है. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सिर्फ आपके बॉडी में ही हो या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही हो. लैब में भी आप मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कर सकते हैं. ठीक है. सो मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम. जहाँ पे भाई साहब सेल्स नहीं है, आउटसाइड द बॉडी भी आप मेटाबॉलिक रिएक्शंस करवा सकते हैं. आइसोलेटेड, हेलो, हाँ मैं 5 मिनट बाद फ़ोन करता हूँ, रुक जाओ. ठीक है. मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम्स. आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट आर लिविंग रिएक्शंस. ठीक है. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, देखो. ठीक है. टेस्ट ट्यूब्स में वगैरह वगैरह. इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट लिविंग रिएक्शंस. मेटाबॉलिज्म हो गया. ठीक है. सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है भाई साहब आपका. ठीक है. सेल लेवल पे, तो आपके सेल लेवल पे भाई साहब ऑर्गेनाइजेशन होता है. ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स. इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सेल्स जो हैं वो आपके नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं मिलेंगे, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डिफाइनिंग फीचर. ग्रोथ नॉन लिविंग में भी हो सकता है, रिप्रोडक्शन हो सकता है लिविंग में ना हो. ठीक है. मेटाबॉलिज्म आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं.
सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन आप नहीं कर सकते। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉपर डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा किसका, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यूज का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है, दैट विल नॉट बी पॉसिबल। कॉन्शियसनेस अगेन, ये भी आपका भाई साहब एक लिविंग प्रॉपर्टी है, मतलब कॉन्शियसनेस आपको लाइट बल्ब में नहीं मिलेगा, ठीक है। कॉन्शियसनेस इज बेसिकली इट इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू सेंस देयर environment and respond to environmental stimuli like light, water, temperature, other organisms, chemicals, pollutants, etc. इन सबको ये रिस्पॉन्ड करने का, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्शियसनेस, दिस इज बेसिकली कॉल्ड कॉन्शियसनेस। तो ये दोनों जो हैं प्रॉपरली लिविंग में ही होंगे। ये आपका नॉन लिविंग में भी हो सकता है, ये आपका हो सकता है लिविंग में ना हो, ये आपका भाई साहब लिविंग एंटिटी के बाहर भी हम करवा सकते हैं। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये सिर्फ आपका लिविंग में ही हो सकता है। कॉन्शियसनेस भी आपका सिर्फ लिविंग में ही हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली कॉन्शियसनेस, ठीक है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ठीक है। सो वीनस फ्लाई ट्रैप है, देखिए ये अगर आपका छुई मुई प्लांट है, ठीक है, दिस इज वीनस फ्लाई ट्रैप, हाउ इट बेसिकली एंटेंगल्स एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड डाइजेस्ट्स ऑल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स, सो इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ द सराउंडिंग, सारे ऑर्गेनिजम्स अपने सराउंडिंग के अवेयर होते हैं, सो इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि वो कॉन्शियस हैं, ठीक है, दे आर कॉन्शियस, ठीक है। तो इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, ओके। ह्यूमन इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है, मतलब हम अवेयर हैं अपने आप से, ठीक है, जानवर अपने आप से अवेयर नहीं है, ठीक है। सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमंस में होता है, ठीक है, बाकी जानवरों में सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, ठीक है। अभी हम बात करेंगे भाई साहब डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का कल, ओके ओके ओके, एक मिनट।